नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के उस गहरे अतीत में उतरने वाले हैं जिसकी परतें खोलना किसी खजाने की खोज से कम नहीं। देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन विचारों की, उन खोजों की और उन महान सभ्यताओं के जन्म की कहानी है जिन्होंने आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। तो सवाल ये उठता है, क्या 5 लाख साल का इतना लंबा सफर बस कुछ मिनटों में तय किया जा सकता है? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? चुनौती वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन चलिए कोशिश करके देखते हैं। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस दौर में जब हमारे पुरखों ने पहली बार पत्थर को औजार बनाया था। हम देखेंगे कि कैसे वहीं से शहरों, साम्राज्यों और गहरे दर्शन की वो नींव पड़ी जिस पर हम आज खड़े हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि जब हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, तो इसका मतलब आखिर है क्या, और हमें ये सारी बातें पता कैसे चली? तो देखिए, भारत का प्राचीन इतिहास कोई छोटा मोटा दौर नहीं है। ये कहानी शुरू होती है करीब 5 लाख साल ईसा पूर्व से, जब शुरुआती इंसान जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। और ये चलती है 7वीं सदी तक, जब बड़े बड़े साम्राज्य बन चुके थे। ये एक तरह से शिकारी से दार्शनिक बनने का सफर है। और हाँ, ये सब कुछ सिर्फ अंदाजे पर नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत हैं। जमीन की खुदाई से मिले औजार, वेदों जैसे पुराने ग्रंथ, मेगस्थनीज जैसे विदेशी यात्रियों की लिखी बातें और अशोक के पत्थरों पर लिखे संदेश, ये सब मिलकर हमें उस जमाने की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। चलिए अब चलते हैं इंसानियत की पहली और सबसे बड़ी क्रांति की तरफ, पाषाण युग। इसे हम कह सकते हैं जिंदा रहने की क्रांति। इस पाषाण युग को भी हम 3 हिस्सों में देखते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब जरा सोचिए, अकेला पूरा पाषाण काल इतना इतना लंबा था कि ये इंसान के पूरे इतिहास का लगभग 99% हिस्सा है। हमारी आज की सभ्यता की जड़ें असल में इसी लंबे दौर में जमी थी। पूरा पाषाण काल में इंसान एक शिकारी था जो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता था। लेकिन फिर आया नवपाषाण काल और एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती की शुरुआत। बस इसी एक खोज ने इंसानों को एक जगह टिक कर रहना सिखाया और यहीं से सभ्यता का रास्ता खुल गया। तो जब खेती से जीवन में ठहराव आया तो फिर शहरों का बनना शुरू हुआ और यहीं से भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की कहानी शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये फली फूली और ये भारत की पहली शहरी संस्कृति थी। पता है, ये उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बराबर खड़ी थी। और ये लोग अपने वक्त से कितना आगे थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। इनके शहर, अरे भाई, पूरी प्लानिंग से बसे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। ईंटें भी एक फिक्स अनुपात में बनी होती थीं। और सबसे कमाल की चीज, अंडरग्राउंड नालियों का जाल। आज भी कई शहर इसके बारे में सोच ही रहे हैं। लेकिन इस शानदार सभ्यता के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। इनकी अपनी एक लिखने की कला थी, जैसा आप इन मोहरों पर देख सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। वो क्या लिखते थे, उनकी कहानियां क्या थीं, ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सिंधु घाटी के शहरों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये था वैदिक काल, एक ऐसा दौर जिसे नए ग्रंथों, नए सामाजिक नियमों और सोच की एक बिल्कुल नई लहर ने पहचान दी। वैदिक काल को भी हम एक जैसा नहीं मान सकते। शुरुआत में यानी ऋग्वैदिक काल में समाज का ढांचा बहुत सरल था, कबीलों जैसा। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब खेतीबाड़ी और फैली तो उत्तर वैदिक काल आते आते समाज के नियम कड़े हो गए और उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मांड जैसे गहरे सवालों पर सोचना शुरू हो गया। और इसी बदलते हुए माहौल में जहां यज्ञ और कर्मकांड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विचारों की एक जबरदस्त क्रांति हुई। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन दोनों ने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और इंसान की खुद की मुक्ति पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का जो सार है वो उसकी 2 मूल शिक्षाओं में है। 4 आर्य सत्य जो हमें बताते हैं कि दुनिया में दुख है और उसका कारण भी है, और अष्टांगिक मार्ग जो उस दुख से निकलने का रास्ता दिखाता है। एकदम सीधा और प्रैक्टिकल दर्शन। अब हम उस दौर में चलते हैं जब छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े बड़े साम्राज्य बने।
ये वो समय था जब कला, विज्ञान और शासन में ऐसी तरक्की हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। भारत के इतिहास में 2 साम्राज्य सबसे बड़े माने जाते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे किया और जिसे सम्राट अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत से एक नई दिशा दी। और दूसरा, गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये ज्ञान और कला के विस्फोट का समय था। इस दौर में साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित और कला हर चीज अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस दौर की उपलब्धियां तो बस हैरान कर देती हैं। शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट और दशमलव प्रणाली, जिसने गणित की दुनिया ही बदल दी। आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष के जो रहस्य खोले, कालिदास ने जो अद्भुत साहित्य लिखा और अजंता एलोरा की गुफाओं में जो कलाकारी है, इन चीजों ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो इस पूरे लंबे सफर का निचोड़ क्या है? इन हजारों सालों की विरासत का आखिर मतलब क्या है? ये एक लाइन इस पूरे सफर के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सभ्यता, ज्ञान और दर्शन का एक बहुत गहरा सफर है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि शून्य से लेकर अहिंसा के सिद्धांत तक इस महान विरासत का आज की दुनिया में हमारे लिए क्या महत्व है? ये एक ऐसी यात्रा है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारी जिंदगी में सुनाई